क्लाइमेट क्लासिफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सभी एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आते हैं। इधर आप बीपीएससी 70 प्रीलिम्स देने जाएं या बिहार बीपीएससी बेस्ड जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, टीचर के एग्जाम हैं या फिर बिहार एसआई एग्जाम है, इन सभी एग्जाम में ज्योग्राफी सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्लाइमेटोलॉजी, और क्लाइमेटोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्लाइमेट क्लासिफिकेशन और उसके प्रभाव और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। जलवायु वर्गीकरण क्या है, किस क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है और किस जलवायु की क्या विशेषता है, इन सब एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले क्लाइमेट है क्या, जलवायु कहते किसको हैं, क्लाइमेट के कौन कौन से कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप देखेंगे तो जलवायु निर्धारित करने वाले दो कारक महत्वपूर्ण है, एक है टेम्परेचर, दूसरा है रेनफॉल। एक तापमान होती है, दूसरा वर्षा है। एक है टेम्परेचर और दूसरा है रेनफॉल। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी स्थान के टेम्परेचर और रेनफॉल की विशेषता को हम समझ लें, टेम्परेचर और रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन को हम समझ लें, तो उस क्षेत्र के क्लाइमेट को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो वहां की जलवायु कैसी होगी, गर्म होगी, ठंडी होगी, उस क्षेत्र में वर्षा होगी कि नहीं होगी, वर्षा होगी तो कब होगी, क्या सालों भर वर्षा होगी, क्या वह वर्षा जो है विंटर में होगी, क्या वह वर्षा समर सीजन में होगी, क्या वह वर्षा जो है सालों भर विंटर में होगी। तो इस तरह की चीजों को हम लोग समझ सकते हैं अगर टेम्परेचर और रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लें तो सबसे पहले क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को अगर हमें समझना है तो हमें टेम्परेचर और रेनफॉल का एक लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन, एक अक्षांशीय वितरण के बारे में थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो फिर हम वन बाय वन करके जितने भी क्लाइमेट्स हैं और उसकी विशेषता है अलग अलग पार्ट में यह सीरीज में आएगा आपके पास, और आसान भाषा में आएगा ताकि चीजों को आप समझ लें। एग्जाम में जो चीजें पूछी जा रही हैं थोड़ा सा वह अलग अलग डायमेंशन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में पूछी जा रही हैं। अलग अलग फैक्ट्स को, अलग अलग कॉन्सेप्ट को मिलाते हुए एक क्वेश्चन तैयार किया जाता है। उसमें अलग अलग ऑप्शंस होते हैं और सभी ऑप्शंस को आपको समझने की जरूरत होती है, तो आप बेहतर से उसको समझ पाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले यह अर्थ है, पृथ्वी का मैप आपको दिख रहा होगा। पृथ्वी के मैप पे यह विषुवत रेखा है, 0 डिग्री है। हम लोग जानते हैं, नहीं तो समझ लीजिए, विषुवत रेखा से जैसे जैसे इक्वेटर टुवर्ड्स पोल जाते हैं, हम लोग ध्रुव की ओर जाते हैं, तो कंटिन्यूअसली क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है, तापमान में क्या होती है, कमी होती है। क्यों? क्योंकि सनलाइट जो है विषुवत रेखा पर वर्टिकल होता है, थ्रू आउट द ईयर वर्टिकल होता है, और जो है उच्च अक्षांश की ओर क्या होती है, वह क्षैतिज होती जाती है। तो पहला पॉइंट, क्लाइमेट का पहला कंपोनेंट जो टेम्परेचर है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग समझने का कोशिश किया है। दूसरा है रेनफॉल। वर्षा की अगर बात करें तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है। विषुवत रेखा और उसके आसपास लगभग 10 डिग्री अक्षांश उत्तर और 10 डिग्री अक्षांश लैटिट्यूड दक्षिण, हम लोग मान के चलते हैं यह विषुवतीय जलवायु का क्षेत्र है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट का क्षेत्र है, जहां सालों भर वर्षा होती है, टेम्परेचर अधिक होता है और वर्षा भी अधिक होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग जानते हैं जब तापमान अधिक होती है और वर्षा अधिक होती है तो उस क्षेत्र में अनेक प्रकार के वनस्पति पाए जा सकते हैं तथा वनस्पति की विविधता भी अधिक होती है, अर्थात इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, अगर टेक्निकल वर्ड में बोला जाए तो पारिस्थितिकी उत्पादकता उस क्षेत्र की क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि टेम्परेचर भी अधिक है और वर्षा भी अधिक है। तो विषुवतीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां सालों भर वर्षा होती है और सालों भर टेम्परेचर क्या होता है, अधिक होता है। फिर जैसे जैसे उच्च अक्षांश की ओर हम जाते हैं तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल क्या होता है, कम होता जाता है। तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल कम होगा, वर्षा की मात्रा कम होगी इन बोथ ऑफ द हेमिस्फीयर, दोनों ही गोलार्धों में। तो वर्षा की मात्रा जब कम होती है तो ऑब्वियस सी बात है वनस्पति के साइज और वनस्पति के विविधता में भी क्या होगी, कमी होगी। तो यहां जो वनस्पतियां वन पाए जाते थे वह किस में कन्वर्ट होते हैं, ग्रासलैंड एरिया में कन्वर्ट होते हैं, घास का मैदान, जिसको हम लोग सवाना घास का मैदान कहते हैं। फिर आगे चलने के बाद वर्षा न्यूनतम हो जाती है। यह कौन सा एरिया होता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बिटवीन द 25 टू 35 डिग्री के आसपास के क्षेत्र में देखेंगे वर्षा एकदम नहीं होती है। क्यों? वायु के अवतलन के कारण। तो टेम्परेचर अधिक होता है, वर्षा नहीं होती है, दैट मीन्स यह डेजर्ट होगा। फिर आगे जाएंगे तो वर्षा का क्षेत्र होता है, वर्षा होती है वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट में, लेकिन कब होती है, वह विंटर में, शीत ऋतु में वर्षा होती। क्यों होगी और कब होगी, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन जब टॉपिक डिस्कस करेंगे। फिर लेकिन यहां जानना है जो वर्षा में डिफरेंसेस है। फिर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो
60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के बीच सालों भर वर्षा होती है। विंड और वर्षा जो है वेस्ट टू ईस्ट क्या होती है, वह कम होती है। तो इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी पर एक समान वर्षा आपको नहीं दिख रहा होगा, वर्षा में विविधता होती है। इसके अलावे भी रेनफॉल में डिफरेंसेस हैं, उसका कारण है स्थल एवं जल के असमान वितरण। जब इतने डिफरेंसेस हैं, टेम्परेचर में हमने डिफरेंस देखा है, रेनफॉल में वेरिएशन देखा है, रेनफॉल में वेरिएशन है, तो ऑब्वियस सी बात है जलवायु में भी क्या होगी, विविधता होगी। और यही क्लासिफिकेशन का बेस है, इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, यही जलवायु वर्गीकरण है। इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सारे टॉपिक का निचोड़ है। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको सारे टॉपिक से कनेक्ट होना पड़ता है, न केवल क्लाइमेट, बल्कि क्लाइमेट से ही हमारा इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधि प्रभावित होता है, क्लाइमेट से ही हमारे और दूसरे फेनोमेनन प्रभावित होते हैं। इसलिए यहां से रेगुलर, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दें या बीपीएससी का एग्जाम दें, एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहां से मिलेगा ही। आइए अब देखते हैं। अब इस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई करने का काम बहुत सारे विद्वानों ने किया है। इसमें कॉपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन काफी फेमस है, हॉर्नवेट का भी है और कॉपेन का भी है। तो कॉपेन के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन से चूंकि बीपीएससी कभी कभी कोड करता है, उसमें अलग अलग वर्ड, सांकेतिक शब्दावली का, जैसे ए क्लाइमेट किसको कहते हैं, ए बेसिकली यूज किया गया है मेगा थर्मल। ए वर्ड जो है वह डी कैंडोल वेजिटेशन क्लासिफिकेशन, वनस्पति वर्गीकरण के आधार पर दिया गया है, जिसको कॉपेन ने इंपोर्ट कर लिया है। और ए का अर्थ कहा गया है क्या, मेगा थर्मल। ए इक्वल टू मेगा थर्मल किसने कहा, यह कैंडोल ने कहा है, जिसको क्या किया है कॉपेन ने एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया है। मींस ए मेगा थर्मल किसके लिए, ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए, उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए। उष्णकटिबंधीय जलवायु कौन सा होगा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय टॉरिड जोन का क्षेत्र होगा। अर्थात अकॉर्डिंग टू कॉपेन इस क्षेत्र में कौन सा क्लाइमेट लागू होगा, ए क्लाइमेट लागू होगा। फिर इसके अलावा बहुत सारे टर्मिनोलॉजी यूज किए गए हैं कॉपेन के द्वारा। इसमें एक टर्मिनोलॉजी है स्मॉल एफ। एफ को माना गया है सांकेतिक शब्दावली है, सिंबॉलिक वर्ड है। एफ को माना गया फॉर एवर रेनफॉल, सालों भर वर्षा। मींस वैसा क्षेत्र जहां सालों भर वर्षा होती है। और सालों भर वर्षा के दो क्षेत्र पृथ्वी पर है। पहला क्षेत्र कौन सा है, विषुवतीय जलवायु का क्षेत्र। हमने पहले ही बोला था विषुवत रेखीय क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है। तो विषुवतीय क्षेत्र के जलवायु के लिए अकॉर्डिंग टू कॉपेन कौन सा सिंबॉलिक वर्ड यूज होगा, ए एफ यूज होगा। उष्णकटिबंधीय ए किसको रिप्रेजेंट करता है, उष्णकटिबंध को। एफ किसको रिप्रेजेंट करता है, फॉर एवर रेनफॉल को। ए एफ इज इक्वल टू क्या, इक्वेटोरियल क्लाइमेट। सबसे पहले यह समझ लिए आप लोग, इक्वेटोरियल क्लाइमेट को कॉपेन ने किस सिंबॉलिक वर्ड से इंडिकेट किया है, ए एफ। क्यों किया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉपेन ए इजकल टू उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल एरिया, टॉरिड जोन लिखा हुआ है, और एफ सिंबॉलिक वर्ड है, एफ इज इक्वल टू फॉर एवर रेनफॉल्स। स्मॉल एफ, ध्यान रखेगा, स्मॉल एफ और कैपिटल एफ में डिफरेंस है। स्मॉल एफ इजकल टू फॉर एवर रेनफॉल, सालों भर वर्षा। तो ये क्लियर हुआ। अब आइए देखते हैं हम लोग इस आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग इक्वेटोरियल क्लाइमेट के सारे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। इक्वेटोरियल क्लाइमेट क्या होता है, विषुवतीय जलवायु की क्या विशेषता होती है, इसके डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, विषुवतीय जलवायु क्षेत्र में किस तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं, कौन कौन से जो है यहाँ पे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होते हैं, आर्थिक गतिविधि होती है, और अनदर थिंग्स, और बहुत सारी चीजें जो होती हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं विषुवतीय जलवायु में क्या क्या चीजें हैं। विषुवतीय जलवायु में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। इक्वेटोरियल क्लाइमेट का अगर डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो ये आपको विषुवतीय जलवायु का विश्व मानचित्र पर डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा होगा। इसमें दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका में ये कोलंबिया है, कोलंबिया का कैपिटल बोगोटा है, यहाँ पे इक्वाडोर है, इक्वाडोर में भी विषुवतीय जलवायु है। इनफैक्ट इक्वाडोर का कैपिटल क्योटो जो है वह इक्वेटोरियल विषुवत रेखा पर ही स्थित है। फिर ये ब्राजील है, ब्राजील का यह पूरा का पूरा अमेजन बेसिन दिख रहा होगा, यह विषुवतीय जलवायु है। यह अफ्रीका है, यह जायरे बेसिन है जो किस क्लाइमेट का क्षेत्र है, विषुवतीय जलवायु का क्षेत्र है। और फिर यह साउथ ईस्ट एशिया है, यह सुमात्रा दिख रहा होगा आपको, सुमात्रा है, यह जावा है, और यह बोर्नियो आइलैंड है। बोर्नियो आइलैंड पे 3 कंट्री का अधिकार है, हम जानते होंगे, मलेशिया है, इंडोनेशिया है और बुर्नई है, एक छोटा सा कंट्री है बुर्नई, उसका भी नियंत्रण है, ये आइलैंड है। इस तीनों इन सारे क्षेत्र से यह इक्वेटर लाइन जो है यह पास करता है, क्योंकि विषुवत रेखा पास करता है। तो अंडरस्टूड है इन क्षेत्रों में विषुवतीय जलवायु तो होंगी ही, लेकिन इसके सराउंडिंग आसपास के क्षेत्र में भी 10 डिग्री नॉर्थ लगभग और 10 डिग्री साउथ भी किस तरह के जलवायु प्रभाव होंगे, विषुवतीय जलवायु प्रभाव होंगे।
तो आई होप कि आप डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, विषुवतीय जलवायु का वितरण वर्ल्ड वाइड कहां कहां है इसको आपने समझा होगा। अब आइए समझते हैं इस विषुवतीय जलवायु की जलवायविक विशेषता, क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया। ऑब्वियस ही बात है, सूर्य की किरणें सालों भर लंबवत होती है, थोड़ा देर पहले ही मैंने डिस्कस किया था। तो सालों भर टेम्परेचर क्या होगा, यहां पे अधिक होगा, टेम्परेचर अधिक होगा, तो एवरेज टेम्परेचर लगभग 27 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मोर देन 24 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक, और 27 डिग्री सेल्सियस तक यहां का औसत तापमान रिकॉर्ड होता है, मींस हाई टेम्परेचर होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, रेनफॉल, वर्षा, वर्षा का क्या कंडीशन होता है, क्योंकि हवा टेम्परेचर अधिक होता है इसलिए यहां की हवा गर्म होती है, हल्की होती है, ऊपर उठती है और कंडेंस होती है, कंडेंस होकर के वर्षा लाती है। और इस क्षेत्र की विशेषता है, यहां डेली रेनफॉल होता है, वर्षा डेली होती है, और कब होती है, आफ्टरनून के बाद होती है, बिटवीन 3 to 4 PM, 3 से 4 PM के बीच वर्षा होती है। और चूंकि डेली वर्षा होती है इसलिए औसत वर्षा जो हो है, यहां पे एवरेज रेनफॉल जो है मोर देन 200 सेंटीमीटर होती है। तो टेम्परेचर यहां हाई है, रेनफॉल यहां क्या है, अधिक है। रेनफॉल का जो कैटेगरी है, किस कैटेगरी का रेनफॉल होता है, यहां पे कॉन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल होते हैं, संवहनीय वर्षा होती है। यह कौन सी वर्षा है, संवहनीय वर्षा, कॉन्वेक्शनल रेनफॉल, यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर हाई है, वर्षा हाई है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे वेजिटेशंस भी क्या होंगे, अधिक होंगे, वनस्पतियां भी अधिक होंगी, वनस्पतियां अधिक होंगी, अर्थात यहां पे किस तरह के वन पाए जाते हैं, यहां के वनस्पति की विशेषता देखी जाए तो वह क्या होता है, डेंस फॉरेस्ट होता है, सघन वन होते हैं। क्या होता है, सघन वन, डेंस फॉरेस्ट, सघन वन होता है, मींस घना वन होता है, पहला। दूसरा क्या होता है, मिक्स्ड, मींस अलग अलग प्रजाति के वन एक साथ पाए जाते हैं, मिक्स्ड फॉरेस्ट होता है, मिक्स्ड फॉरेस्ट, अलग अलग प्रजाति, मिक्स्ड क्लास के वन एक साथ है, जो कि आप फिगर में भी देख रहे होंगे, मिक्स्ड प्रजाति के वन एक साथ पाए जाते हैं। तीसरी विशेषता होती है क्या, ध्यान रखिए, टेम्परेचर अधिक होता है, जहां पे टेम्परेचर अधिक हो उस क्षेत्र की वनस्पतियां क्या होंगी, कठोर होंगी। ध्यान रखिएगा, जहां पे टेम्परेचर कम हो वहां की वनस्पतियां मुलायम होती है, और कठोर वनस्पति, जैसे कठोर कहने का सेंस है मजबूत नहीं, कठोर जैसे तार का पेड़, पाम ऑयल, नारियल का तेल, पेड़, ये क्या होता है, बाहर से कठोर होता है, हार्ड होता है, अंदर से सॉफ्ट होता है, जो बहुत इमारती किस्म का नहीं होता है, इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिशियल नहीं होता है। तो तीसरी विशेषता क्या होती है, यहां की वनस्पतियां जो होती है वह कठोर होती है, और अलग अलग प्रजाति की वनस्पतियां एक साथ पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी लिखता है क्योंकि इस क्षेत्र के वन आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, इकोनॉमिकल बेनिफिशियली नहीं है, आर्थिक दृष्टिकोण से महत्व नहीं रखता है, उसका कारण है मिक्स्ड फॉरेस्ट का एक साथ पाया जाना, मिश्रित प्रजाति के वन का एक साथ पाया जाना। क्यों, क्योंकि एक प्रजाति का वन अगर यहां है तो दूसरे उसी प्रजाति के वन को के लिए हमको दूसरे जगह यहां जाना होगा, मींस उसको कट करना टफ होता है, इसलिए वह आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। अगर उसके साथ दूसरा ऑप्शन हो, दूसरा ऑप्शन यह हो सघन वन होता है, यह भी सही है, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट होता है, वन में जो है वह जाना मुश्किल होता है, एक दूसरे के ऊपर क्रीपर्स, लताएं सब से जकड़ी होती हैं वनस्पतियां, इसलिए वन में मूवमेंट टफ होता है, जिस कारण से काटना टफ होता है। दूसरा ऑप्शन हो, अगर पहला मिश्रित प्रजाति के वन के पाए जाने के कारण वह आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं होता, दूसरा रीजन है सघन होना, और तीसरा कारण हो सकता है वह कठोर होना। ये सब 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर इस तीनों में से किसी एक को आपको चुनना हो तो वह क्या है, मिक्स्ड फॉरेस्ट के, मिक्स्ड प्रजाति के वन का एक साथ पाया जाना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी से हम लोग चल रहे हैं। अब देखिए, तो अधिक टेम्परेचर और अधिक वर्षा के कारण यहां सघन वन पाए जाते हैं, डेंसिटी, बायो डेंसिटी, वनों की जैव विविधता क्या होती है, वनों की विविधता अधिक होती है, और इस कारण से यहां के वनों को एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। एवरग्रीन, सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट कहने का तात्पर्य है जो वनस्पतियां अपनी पत्तियों को नहीं गिराती है, ऐसा नहीं है, लीफ शेड होता है, लेकिन चूंकि अलग अलग, जैसे ये एक प्रजाति दिख रहा है आपको, ये एक दूसरा प्रजाति दिख रहा है, ये एक तीसरा प्रजाति दिख रहा है, इस प्रजाति के वन का लीफ शेडिंग टाइम कोई और होगा,
इस प्रजाति के वन का लीफ शेडिंग टाइम कोई और होगा और इस प्रजाति के वन का लीफ शेडिंग टाइम कोई। ऐसा नहीं कि वनस्पतियां अपनी पत्तियों को नहीं गिराती है, लेकिन सबके टाइम पीरियड क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और चूंकि मिश्रित प्रजाति के वन पाए जाते हैं, इसलिए यह वन क्या होता है, यह क्षेत्र पूरा सदा हमेशा क्या होता है, हरा भरा दिखता है, जिस कारण से इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। यह तो हो ही नहीं सकता है जो कोई वनस्पति अपनी पत्तियों को नहीं गिराए, यह तो बायोलॉजिकल साइकिल के अगेंस्ट हो जाएगा, जो जैव चक्र है उसका उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि जो बना है उसका जो फॉर्मेशन हुआ है उसका डिस्ट्रक्शन होगा ही। वनस्पतियां अपनी पत्तियों को गिराएंगी ही, क्योंकि टिश्यू को रिपेयर करना है। टिश्यू को रिपेयर करने के लिए पत्तियों को गिराना भी महत्वपूर्ण है। जो ओल्ड पत्ती है उसको लीफ सेट करते, उस लीफ को सेट करती है वनस्पति, लेकिन चूंकि यहां पे टाइम पीरियड अलग अलग है, इस कारण से यह क्या होता है, सालों भर हरा भरा दिखता है, और इसलिए इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन कहने का रीजन यह नहीं है जो वनस्पतियां पत्तियां नहीं गिराती है, वनस्पतियां अपने लीफ को सेट करती है, लेकिन उसके टाइम पीरियड क्या है, अलग अलग है। अब आइए देखते हैं इसके जो मेन प्लांट है वह कौन कौन से हैं। मोहोगनी है, आवनुस है, रोज वुड है, आयरन वुड है, उसके बाद जो है आपको सिनकोना है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट वेजिटेशन है, यह भी ऑप्शन में होता है। इक्वेटोरियल एरिया के वेजिटेशंस को मैचिंग के लिए दे देगा, फिर आपको दे देगा मेडिटेरियन सी भूमध्य सागरीय क्षेत्र के वनस्पति के साथ मैचिंग दे देगा, फिर पश्चिमी यूरोपीय जलवायु के वनस्पति का के साथ मैचिंग दे देगा, और एक साइड क्लाइमेट रीजन को दिखाएगा और दूसरे साइड अलग अलग वेजिटेशंस को, और फिर मैचिंग करने के लिए तो आपको यह वनस्पति वाले पॉइंट को भी क्या करना होगा, फोकस करना होगा। फिर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका वितरण जो है ये पूरे क्षेत्र में है, और इसी का क्षेत्र है इसका सबसे अधिक विस्तार जो है दक्षिणी अमेरिका के अमेज़न बेसिन में है। अमेज़न बेसिन जो है विश्व का सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र ऐसा कहा जाता है। यह ऑक्सीजन का बहुत बड़ा, पृथ्वी के सोर्स ऑफ ऑक्सीजन का बहुत बड़ा क्षेत्र है। जो पृथ्वी के पे ऑक्सीजन की उपलब्धता अमेज़न फॉरेस्ट से निर्धारित होती है। तो यह अमेज़न बेसिन जो है यह विषुवतीय वन का क्षेत्र है, जो जैव विविधता बायोडायवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से विश्व का सबसे रिच एरिया है। और इस वन को यहां पर लोकल नेम इसका क्या है, सेल्वास है। इसका सेल्वास स्थानीय नाम है। सेल्वास किस तरह के वेजिटेशन के लिए यूज किया जाता है, वह सेल्वास यूज किया जाता है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के लिए, बेसिकली कहां पे, साउथ अमेरिका के अमेज़न बेसिन में। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, ये वनस्पतियां इतनी सघन हैं, इसमें ये वेजिटेशंस पाए जाते हैं, तो इसमें एनिमल्स कौन सा होगा। एग्जैक्टली अगर जानवर की बात की जाए, यहां पे गाय, घोड़ा जैसे मैमल्स जो चौपाया जानवर है उसकी संख्या बहुत कम होंगी भी तो भारी जानवर होंगे, जैसे एलिफेंट होंगे कुछ मात्रा में। तो मेन एनिमल्स कौन से होंगे, यहां पे एप टाइप, लंगूर टाइप के जानवर अधिक होंगे। दैट मीन्स मंकी की अलग अलग प्रजाति पाई जाएंगे, अलग अलग टाइप्स के बंदर होंगे, प्लस रेप्टाइल्स होंगे, स्नेक्स होंगे, उसके बाद जो इंसेक्ट्स होंगे, कीड़े मकोड़े होंगे, दिख रहा होगा आपको, पैट्स होंगे, उसके बाद जो है आपको ट्री लेजार्ड्स होंगे, टर्टल्स होंगे, स्नेक्स होंगे, हिप्पोपोटेमस होगा, इंसेक्ट्स होगा। ये सब ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या करता है, वह एक प्लांट से दूसरे प्लांट की ओर मूव कर सकता है। इनके लिए जो है मूव, जो ऐसे एनिमल्स यहां पे नहीं होंगे जो मूव करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक, और लॉन्ग डिस्टेंस तक मूव करके अपने फूड को गेन करते हैं या फिर और एक्टिविटीज करते हैं। यहां पे क्या होंगे, जो कम दूरी तक चलने वाले जो एनिमल्स हैं वह होंगे, अगर चौपाया में होंगे तो वह होंगे, या फिर जो ऐसे जानवर होंगे जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट की ओर जंप करता है, या फिर स्नेक्स होंगे, इंसेक्ट्स होंगे, जो फ्लाइज होते हैं, जो सब विश्व का सबसे जहरीला मक्खी है वह अफ्रीका में जायरे बेसिन में, यही विषुवतीय क्षेत्र के वन में पाया जाता है। तो मक्खियों की प्रजातियां अधिक होंगी। उसके बाद एनिमल्स में अजगर जो एनाकोंडा सबसे बड़ा स्नेक्स है, जो इस पे मूवी वगैरह भी आया है, आपने देखा होगा। यह कहां है, साउथ अमेरिका के अमेज़न बेसिन में। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी अधिक है, बायोडाइवर्सिटी अधिक है, वेजिटेशन के डाइवर्सिटी अधिक है, और इसके साथ एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेली टेम्परेचर यहां हाई है और डेली रेनफॉल होता है, इसलिए यहां के सॉइल को लेकर के एक बार क्वेश्चन पूछ रखा है, सॉइल इरोजन को लेकर के। यहां का सॉइल तेजी से इरोड होता है। अगर मान लीजिए यह पूरा का पूरा एरिया डेंस फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है, अगर यहां पे एक बार रीफॉरेस्टेशन हो जाए तो फिर से यहां पे अफॉरेस्टेशन नहीं होता है। यहां पे अगर जो है डिफॉरेस्टेशन हो जाए, निर्वनीकरण हो जाए, तो फिर से यहां पे वनीकरण नहीं होता है, नेचुरली नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि डेली वर्षा होती है, और वर्षा के कारण क्या होता है,
सॉइल का ह्यूमस लेयर क्या होता है, तेजी से इरोड हो जाता है। यहां पे एक सॉइल इरोजन का यह एक कॉमन टेंडेंसी है। तो ये विषुवतीय जलवायु के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स मैंने केवल डिस्कस किया है, और अब आप इसको तैयार कर सकते हैं। आप मेंटली प्रिपेयर हैं। आपसे अगर विषुवतीय जलवायु पूछा जाता है और ऐसे क्वेश्चंस के फॉर्मेट हो सकते हैं, निम्न में से कौन सी विशेषता विषुवतीय जलवायु प्रदेश की नहीं है या है, और उसमें ऑप्शंस हो सकता है रिच बायोडायवर्सिटी का होना, वनस्पतियों का कठोर होना, मिश्रित प्रजाति के वन का पाया जाना, या फिर जो है वहां पे बड़े बड़े ममल्स जो चौपाया जानवर हैं उसकी संख्या अधिक होना। तो यह ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत होगा। बाकी सारे ऑप्शंस क्या होंगे, हमारे सही होंगे। फिर उसी तरह से सॉइल इरोजन से इंटरलिंक करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो विषुवतीय क्षेत्र में एक बार मृदा, क्योंकि विषुवतीय क्षेत्र में सॉइल फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी होगी नेचुरली वह अधिक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां टेम्परेचर अधिक है और रेनफॉल अधिक है, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी अधिक है, तो सॉइल के निर्माण की दर भी वहां अधिक होती है। लेकिन एक बार सॉइल इरोजन होता है तो फिर से जो है वहां पे सॉइल फॉर्मेशन होने में जो सबसे बड़ा बैरियर है वह वर्षा है। अगर वर्षा होती है तो क्या होता है, वह सॉइल क्या होता है, तेजी से क्रीप कर जाता है, रेंग जाता है, जिस कारण से वहां पे नया सॉइल फॉर्म होने में टाइम लगता है। नेचुरली होना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस तरह से यहां पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको बना सकते हैं। यह सीरीज हमारा ज्योग्राफी बेस्ड सीरीज है। आप लोगों का डिमांड है एग्जाम ओरिएंटेड चीजें होनी चाहिए, तो एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज में हम लोग ज्योग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी के इस सीरीज में आज इक्वेटोरियल क्लाइमेट, दूसरे पार्ट में इसका जो सवाना क्लाइमेट है, फिर जो है हमारा मॉनसूनल क्लाइमेट है, फिर जो हमारा डेजर्ट क्लाइमेट है, फिर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, भूमध्य सागरीय जलवायु और उसके वितरण, फिर वेस्टर्न यूरोपियन टाइप क्लाइमेट, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु और उसके डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट क्लाइमेट है जहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको विषुवतीय जलवायु समझ में आया होगा, इक्वेटोरियल क्लाइमेट क्या है, इसकी विशेषता कैसी है, और अगर आपको सही लग रहा है तो आप इसको प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। Thanks a lot, all of you.